हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सफलता क्लास 5। आई होप आपने अभी तक की सारी क्लासेस अटेंड करी होगी। अगर आपने नहीं करी है तो जा करके सारी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी क्लासेस जो मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ। अभी तक हमने जो क्लासेस ले ली हैं उसके अंदर आप देख पाओगे कि हमने पॉपुलेशन, ऑनलाइन प्राइवेसी, क्रिकेट, जीएसटी, कोरोना, ऑनलाइन गेमिंग, डेयरी, रिलीजन और आज हम लिखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और करप्शन के ऊपर। ये हमारी क्लास का पूरा फॉर्मेट है, शेड्यूल है। इसको आप फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डिक्टेशन ऐसा लगता है, कोई भी मैटर ऐसा लगता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करवा दूँ। तो अच्छे से देखिए कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम में ये आ सकता है, तो उसको कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर भी डिक्टेशन लिख लेंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये डिक्टेशन 108 से लेकर 113 WPM तक फ्लक्चुएट करेगा, तो आपके 110 WPM की स्पीड इसमें कवर अप हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के लिए ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं है। आपका जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अगर कम है, अगर आप 105 या 100 स्पीड पे ही लिख रहे हैं, तो आपको ये स्पीड ज़्यादा लगेगी। इसलिए पहले आप एक बार लोअर स्पीड पर डिक्टेशन लिख करके अपनी स्पीड को 110 तक करिए। अगर आप 105 की स्पीड लिख पा रहे हो तब आप ये क्लासेस कंटिन्यू करिए, क्योंकि तब आप 110 पर आराम से लिख सकते हो। अगर 105 से नीचे लिख रहे हो, आप 100 पे लिख रहे हो, तो आप 110 पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसलिए पहले आपको 105 की स्पीड है वो कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा जो ये डिक्टेशन की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम डिक्टेशन लिखेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड और बाद में फ्रेजेस का डिक्टेशन। उसके बाद में मैं पंक्चुएशन रूल सिखाऊंगा और लास्ट के अंदर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। ये क्लास का फॉर्मेट है जो चलने वाला है। आप क्लास को ज्वाइन करके रखिए। अभी मैंने जो क्लासेस बना रखी है वो 15 दिन के हिसाब से बना रखी है। 15 दिन के बाद में अगर आपका एग्ज़ाम आगे एक्सटेंड होता है तो हम इस क्लास को और कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम हमारा फर्स्ट डिक्टेशन। गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। This writ petition pertains to the complex issue of balancing transparency and accuracy in decision making, especially in the context of explainable AI. The petitioner, the Association for Accountability in AI, seeks legal remedies and directions to ensure that AI systems used in decision making are transparent, accountable, and compliant with the principles of fairness and justice. The rapid advancement of artificial intelligence has raised concerns regarding the lack of transparency and interpretability of AI algorithms in decision making process. AI aims to address these concerns by developing AI systems that provide clear explanations for the decisions, enabling users to understand the reasoning and factors behind the outcomes. The petitioner contends that the use of AI systems in critical decision making, such as those related to employment, finance, and criminal justice, necessitates transparency and accountability. They argue that individuals affected by AI decisions have the right to know how those decisions are made, the factors considered, and whether any biases are present. The petitioner urges the court to recognize the need for legal frameworks that promote AI and ensure the protection of individual rights. The respondent, the Union of India, acknowledges the significance of transparency and accountability in AI systems. They submit that efforts are being made to develop guidelines and regulations that address the challenges associated with AI. The respondent asserts that striking a balance between transparency and accuracy is crucial, as excessive disclosure of sensitive information could compromise privacy and proprietary rights. They contend that
Any regulations must be carefully designed to avoid hindering innovation and the potential benefits of AI. The court recognizes the importance of striking a balance between transparency and accuracy in AI decision making, the principles of fairness, justice, and the protection of individual rights and libraries underpin the legal analysis in this matter. It is imperative to establish a legal framework that ensures transparency in AI systems while safeguarding privacy and maintaining the effectiveness of decision making processes. Legal frameworks play a crucial role in promoting AI and ensuring that AI systems are fair, accountable, and explainable. These frameworks must define standards for transparency, require the disclosure of relevant information, and address issues related to bias and discrimination. Additionally, they should encourage the development and adoption of auditing mechanisms and certification processes to assess the fairness and interpretability of AI systems. The court recognizes the fundamental rights of individuals to receive explanation for decisions that significantly affect their rights and interests. The right to explanation is an essential element of due process, ensuring that affected individuals have the opportunity to challenge decisions and seek remedies in cases of potential errors, biases, or discriminatory outcomes. To address the concerns raised by the petitioner and ensure the responsible use of AI systems, this court directs the government to establish a regulatory framework that promotes AI. The framework should include guidelines for transparency, fairness, and accountability in AI decision making processes. The government shall collaborate with experts, stakeholders, and international bodies to develop comprehensive regulations that balance the need for transparency with privacy and innovation. Promoting public awareness and education regarding AI and AI is crucial. The government, in collaboration with relevant agencies and organizations, shall undertake initiatives to inform and educate the public about AI systems, their impact on decision making, and the importance of transparency and accountability. This will empower individuals to understand and challenge decisions made by AI systems. Stop. ये हमारा फर्स्ट डिक्टेशन था जो कि AI पर बेस्ड था. ये लीगल और AI के दोनों के वर्ड से मिला करके ये डिक्टेशन बनाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये डिक्टेशन आई होप आपने लिख लिया होगा. इसको अब आप ट्रांसक्राइब करिए और उसके बाद में अपनी गलतियां चेक करिए. अब मैं आपको सेकंड डिक्टेशन लिखवा रहा हूँ. सेकंड डिक्टेशन जो है वो करप्शन के ऊपर है. एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपका कोई डिक्टेशन के अंदर कोई वर्ड छूट जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट वर्ड पर फोकस करिए बनाने पर. कोई वर्ड छूट गया है उसको बनाने ना बनने से आगे का जो मैटर है वो आपका खराब नहीं होना चाहिए. ये माइंड में आपको रखते हुए ही डेली डिक्टेशन लिखना चाहिए. अगर आपका कोई वर्ड छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जो छूट गया है उससे अगर कोई और भी छूटने वाले हैं वर्ड्स तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगे एग्जाम में. इसीलिए जो छूट गया है उसको रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए. ये माइंडसेट आपको बना के रखना पड़ेगा, तब एग्जाम में आपको वहाँ पर जो कोई वर्ड छूटेगा तो आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा. एग्जाम में जाकर के ये माइंडसेट बनाओगे तो वहाँ पर नहीं बनेगा एकदम से. अभी से ही बना करके रखिए, ये आपके लिए बेनिफिट देगा. स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड डिक्टेशन. Get ready. 3, 2, 1, start. Corruption has a distress to our society, undermining the principles of good governance, fairness, and accountability. Recognizing its detrimental effects, the government has enacted various anti-corruption laws and established enforcement mechanisms to combat this risk. However, concerns pertaining regarding the effectiveness of these measures and their ability to curb corruption effectively, the petitioner contends that
Despite the existence of anti-corruption laws and enforcement mechanisms, corruption continues to persist, eroding public trust and hindering socio-economic development. They argue that the laws and mechanisms in place require careful evaluation to identify weaknesses, enhance enforcement, and ensure a more robust anti corruption framework. The petitioner seeks the intervention of the court to initiate an assessment of the effectiveness of anti corruption laws and enforcement mechanisms. The respondent, the Union of India, acknowledges the importance of evaluating and improving anti corruption measures. They submit that the government is committed to fighting corruption and has taken several steps to strengthen enforcement, such as the establishment of specialized anti corruption agencies, introduction of stricter penalties, and enhancement of defender protection mechanisms. The respondent asserts that continuous evaluation and refinement of anti corruption laws and enforcement mechanisms are essential to combat corruption effectively. The court recognizes the fundamental importance of effective anti corruption laws and enforcement mechanisms in maintaining the integrity of governance, protecting public resources, and promoting public trusts. The legal analysis in this matter centers on assessing the efficacy of existing legal frameworks, identifying gaps in enforcement, and recommending improvements to strengthen anti corruption measures. In evaluating the effectiveness of anti corruption laws and enforcement mechanisms, this court emphasizes the importance of the following parameters: legal clarity, accessibility, deterrent effect, efficiency, transparency, accountability, and consistency with international best practices. The assessment should consider the implementation of laws, the performance of anti corruption agencies, coordination between enforcement agencies, and the protection of witnesses and whistleblowers. Recognizing the significance of public participation, the court directs the government to facilitate public consultations and engage with civil society organizations, experts, and stakeholders to gather diverse perspectives on anti corruption measures. Public opinion and feedback should be taken into account while evaluating the effectiveness of existing laws and mechanisms. Based on the evaluation, the court emphasizes the need for strengthening enforcement mechanisms, including enhancing the capacity of anti corruption agencies, promoting interagency cooperation, and expediting investigations and trials. The court calls for stricter penalties, efficient asset recovery processes, and adequate protection for whistleblowers, witnesses, and victims. The court further directs the government to undertake a comprehensive review of existing anti corruption laws and regulations to identify areas for refinement and improvement. This includes provisions related to prevention, detection, and prosecution of corruption offences, as well as mechanisms for asset declaration and conflict of interest disclosure. To ensure effective implementation and compliance with the directives, the court establishes a monitoring committee comprising experts, legal professionals, and representatives from civil society organizations. The committee shall monitor the progress, oversee the evaluation process, and submit periodic reports to the court regarding the improvements made in anti corruption laws and enforcement mechanisms. This court recognizes the significance of robust anti corruption laws and enforcement mechanisms in combating corruption and upholding the principles of good governance. The government is directed to initiate a comprehensive evaluation of existing measures, strengthen enforcement mechanisms, refine regulations, and engage with the public and stakeholders to address the shortcomings identified. This holistic approach is crucial in building a more effective and accountable anti corruption framework. Stop. So,
ये करप्शन के ऊपर डिक्टेशन था। मुझको पता है ये डिक्टेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और वो लगातार आ रहे थे। इस टाइप के जो डिक्टेशंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि आप फ्रेजेस की प्रैक्टिस करिए। अगर आप फ्रेज स्पीड में लिख पा रहे हो, मान लेते हैं 100 की स्पीड में आप फ्रेजेस लिख पा रहे हो, तो आप ऐसे वर्ड्स इजीली लिख सकते हो। हमारे डिक्टेशन के अंदर अभी कुछ वर्ड्स ऐसे आए थे जो कॉमा कॉमा करके 5-6 थे, तो ऐसे वर्ड्स आप तभी लिख पाओगे जब आप फ्रेजेस के डिक्टेशंस लोगे। फ्रेजेस के डिक्टेशंस लिखने से आपको लगातार सेम सेम डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने की आदत बन जाती है। फिर आप फ्रेजेस के डिक्टेशन से मदद से कोई भी मैटर में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो रिपीटेटिव रहते हैं, वो आप इजीली लिख पाओगे। तो फ्रेज की डिक्टेशन लिखने का ये बेनिफिट आपको होगा। अब मैं आपको फ्रेज का डिक्टेशन लिखवा रहा हूँ। फ्रेज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। फ्रेज का डिक्टेशन भी इन्हीं मैटर से निकाला गया है। इस मैटर में जो वर्ड्स नहीं थे वो इस फ्रेजेस में कवर हो जाएंगे इन मैटर से रेलेवेंट। सो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम, डेटा, ट्रेनिंग, प्रेडिक्शन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, reinforcement learning, unsupervised learning, chatbot, expert systems, cognitive computing, data mining, bribery, fraud, embezzlement, nepotism, money laundering, extortion, misappropriation, collusion, illicit, transparency, accountability, whistleblower, integrity, conflict of interest, abuse of power, public corruption, Supreme Court, High Court, magistrate, prosecutor, defendant, plaintiff, litigation, case law, legal counsel, legal proceedings, injunction, damages, appeal, contempt of court, statute, summons, discovery, judgment, legal framework, stop। हमारा फ्रेजेस का डिक्टेशन कंप्लीट हो गया है। इसको आप 2 से 3 बार अगर आप लिख लेते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट जाएंगे, और अगर आपने ये अच्छे से लिख लिए 2-3 बार तो आपके ये वर्ड्स अगर कभी भी आ जाते हैं एग्जाम में तो आपके ये वर्ड्स तो नहीं छूटेंगे। इन वर्ड्स की स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके। अब मैं आपको पंक्चुएशन रूल्स सिखा रहा हूँ। पंक्चुएशन रूल्स जो हैं आज के वो डेट्स के ऊपर हैं। डेट जो होती है वो एग्जाम में कई बार आ जाती है। वो डेट आपको कैसे लिखनी है, उसमें कॉमा कहाँ प्लेस होएगा, कहाँ पे प्लेस नहीं होगा, ये अगर आपको नहीं पता होता तो आप डेट सही लिख भी दोगे तब भी आपका वो डेट जो है उसमें मार्क्स कट जाएंगे। जो डेट लिखने के 2 रूल्स होते हैं। एक तो क्या होता है, डेट पूरी लिखने के बाद में लास्ट में कॉमा लगता है, और एक डेट ऐसी होती है जो डेट उसके कॉमा नहीं लगता है लास्ट के अंदर जब डेट कंप्लीट हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी 9 टाइप्स की अलग अलग फॉर्म में डेट लिखवाई जा सकती है एग्जाम में, जैसे कि जुलाई 4 1776। तो अगर ये जुलाई 4 ऐसे लिखवाया है तो उसके बाद 4 के बाद कॉमा आएगा, और 76 के बाद में भी कॉमा आएगा। ये तब आएगा अगर जो डेट है वो सेंटेंस के बीच में है या स्टार्टिंग में है। अगर ये लास्ट में है डेट तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, लास्ट में कोई कॉमा नहीं लगेगा। अगर बीच में है और स्टार्टिंग में है तो लास्ट के डेट के एंड में भी कॉमा लगेगा। सारी डेट्स में ऐसा होएगा कि एंड में कॉमा लगेगा ही लगेगा जब अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है या फिर मिड में है, लास्ट में है तो नहीं लगेगा। अगर डेट आपको ऐसे बोली जाए 4 जुलाई 1776, तो आपको यहाँ पर जुलाई के बाद कॉमा नहीं लगाना, आपको 76 के बाद ही कॉमा लगाना है। जैसे ऊपर वाले में जुलाई 4 बोला है तो 4 के बाद कॉमा, फिर 76, और 4 जुलाई 1776 बोलेंगे तो लास्ट में ही कॉमा लगेगा, बीच में कहीं नहीं लगेगा। अगर आपको कोई वीक डे बोल दिया जाए, फिर डेट बोल दी जाए और फिर ईयर बोला जाए, तो वीक डे के बाद में कॉमा लगेगा, जैसे संडे कॉमा, फिर May 12 कॉमा, फिर 1968, फिर वापस से कॉमा। ठीक है। लास्ट इसके बाद फोर्थ है
कि अगर वीकडे बोल दिया जाए, फिर आपको कोई डेट बोल दी जाए और लास्ट में आपको टाइम बोल दिया जाए, तो टाइम से पहले भी कॉमा लगेगा और सेम फ्राइडे कॉमा October 28 कॉमा फिर लास्ट में ये लिखा जाएगा। अगर आपको सिर्फ ईयर बोला जाए और साथ में मंथ का नाम बोला जाए, जैसे जनवरी 2002, तो इसके अंदर सिर्फ जो है लास्ट में कॉमा लगेगा, जनवरी के बाद कॉमा नहीं लगेगा। और अगर डेट आपको ऐसे बोली जाए 10th of June, तो जून के बाद में कॉमा लगेगा। अगर ऐसे बोला जाए अप्रैल 15th कॉमा 2017, तो अप्रैल 15th के बाद में कॉमा लगेगा। अगर आपको डेट जो है वो एक कंपैरिजन करके बोली जाए, जैसे जनवरी 6 टू February 13 2023, तो इसके अंदर February 13 के बाद मतलब जस्ट जो ईयर है उससे जस्ट पहले कॉमा लगेगा। अगर ऐसे बोला जाए जनवरी 2023 टू February 2024, तो यहाँ पर आपको लास्ट में कॉमा लगाना है। ये जो कॉमा के रूल्स हैं डेट्स के लिए, ये सारे इसी में कंप्लीट हैं। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए जाएंगे तो आपकी डेट्स में कॉमा प्लेस करे जाते हैं वो कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। सो ये हमारी क्लास है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, पंक्चुएशन रूल्स को समझ लिया होगा, डिक्टेशन लिख लिया होगा, फ्रेजेस लिख लिए होंगे। अब आप इसको PDF से चेक करिए, PDF से पढ़िए, जो करना है करिए। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक आपको लगता हो कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे मैं उस मैटर पे भी आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।